जैसा कि इससे पहले हम लोग मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे और आशा है कि आप लोग का मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। चलिए फिर आज कल के लिए हम लोग तैयारी करते हैं विज्ञान की कुछ क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है तो वो काल्पनिक बनाता है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन कोण जो होता है वो होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ऐसे हम कहें तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन, डी मतलब घ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों के संयोजित करके। बहुत सारे सौर प्लेटों को जोड़ करके सौर सेल बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनेक सौर सेलों को जो संयोजित करके। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब पवन से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसकी, तो उसमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल की अगर बात करें तो वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर 15 किलोमीटर से कम होगा तो फिर पवन से विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसे जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्ध भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। तो इन तारों की रंग की अगर बात करें तो वो होते हैं, गर्म तार का लाल रंग होता है और ठंडा तार काला रंग का होता है और भूयोजित तार जो होता है वो होता है हरा रंग का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग आंसर सही हो जाएगा। लाल, काला, हरा। कहता है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच हमेशा विद्युत गर्म तार में लगाए जाते हैं। इनका आंसर जो है वो गर्म तार। ख आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो है मान होता है। तो विद्युत धारा का मान जो होता है लघुपतन के समय बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन कर रहा है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो घरेलू उपयोग में जो जिस विद्युत का आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। तो इसका आंसर जो है वो ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में कुंडली के रूप में जिस तार का व्यवहार किया जाता है वो बना होता है। तो वो जो बना होता है वो होता है नाइक्रोम धातु से। नाइक्रोम का तार होता है इसमें लगा हुआ। ग आंसर इनका सही हो जाएगा। अगला विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट जो होता है वो होता है टंगस्टन धातु का। क ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। 3500 डिग्री सेल्सियस मतलब ख आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। ग आंसर सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक की अगर बात करें तो वो होता है वोल्ट। विद्युत
विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, सॉरी बच्चों, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर की ऐसा मात्रक का अगर बात करें तो वो हो जाएगा वोल्ट, मतलब घ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का व्यवहार किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल ऐसे होता है कुछ हेडफोन की तरह। अगला क्वेश्चन का जो कर रहा है जूल या कूलॉम बराबर होता है, जूल कूलॉम के बराबर होता है वोल्ट का। जूल कूलॉम जो होता है बराबर होता है वोल्ट का। खो आंसर सही हो जाएगा वोल्ट का। अगला क्वेश्चन कर रहा है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का उपचार जो है वो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो वो किया जाता है अभिसारी लेंस से। वो दूरदृष्टि दोष का जो उपचार होता है वो होता है अभिसारी लेंस से। मतलब इसका आंसर जो है वो को ऑप्शन सही हो जाएगा। को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसका आंसर जो है वो को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इसे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर जो है वो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार होता है वो होता है अपसारी लेंस से। अपसारी लेंस। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष। को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, सिलियरी या पक्षाम्बी पेशियों के द्वारा। गो ऑप्शन सही हो जाएगा। गो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। को ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। आइए कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में अगर लेंस की बात करें तो वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता की अगर बात करें तो वो -5 डायोप्टर हो जाएगी। घ आंसर सही हो जाएगा इनका। घ आंसर
घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। किया जाता है और नहीं किया जाता है। यहाँ पे किया नहीं किया जाने की बात कर रहा है। तो इनमें से जो है मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आंसर ग सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वो उत्तल लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। आंसर इनका ग सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर जो है वो ख सही हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, ख आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अगर बात करें तो वो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अवतल दर्पण जो है वस्तु के प्रतिबिंब को छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए सैलूनों में दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसी में अगर बात करें, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने में जो लगा रहता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो वो दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम है बड़े वस्तु को छोटा करके दिखा देना। देखते होंगे आप लोग कि बड़े बड़े ट्रक को भी ड्राइवर के बगल में लगे दर्पण जो है छोटे करके उसे दिखा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ख आंसर सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जाता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अवतल, समतल, उत्तल तीनों प्रकार के दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है घ सही हो जाएगा। घ आंसर इनका घ आंसर सही हो जाएगा। घ आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वो होता है उत्तल दर्पण में। घ आंसर सही हो जाएगा इसका। घ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो वो होते हैं 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण, इसका आंसर जो है वो ख सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है। तो वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ख ऑप्शन, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन का कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के कोण की अगर बात करें तो वो होता है
परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए लंब अविलंब के बीच का कोण प्रकाश के परावर्तन का कोण कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का कोण की अगर बात करें तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रकाश के परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। आइए दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं कल के डेट में ये सारे क्वेश्चन लगभग में लगता है कि लड़ना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे के एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और भी आने वाले विषय के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।